नमस्ते। वेलकम टू वाइज आउट करियर गाइड। आज हमारे साथ आलोक पुराणिक जी है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर इन कॉमर्स है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी जर्नी और उनके एक्सपीरियंस के बारे में। नमस्ते आलोक जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। जी, धन्यवाद अपने शो में मुझे जगह देने के लिए। जी। सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? जी, जी, मैंने एमकॉम किया और उसके बाद पीएचडी की। पीएचडी का विषय था वर्किंग ऑफ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो एमकॉम और पीएचडी मेरी मूल क्वालिफिकेशंस है। तो उसी के आधार पर मैं कॉमर्स में पहले बना असिस्टेंट प्रोफेसर और अब मैं हूँ एसोसिएट प्रोफेसर। जी, तो सर, पीएचडी इन वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जी, से जी। टीचिंग का शिफ्ट क्यों और कैसे रहा? देखिए, मैं सबसे पहले था जर्नलिस्ट। एमकॉम करने के ठीक ओके। बाद मैं बन गया जर्नलिस्ट और आई वाज एन इकोनॉमिक जर्नलिस्ट। ये आर्थिक पत्रकार बना तो फिर मुझे लगा कि पत्रकारिता में उतना वक्त पत्रकार को नहीं मिलता कि वो थोड़ी गंभीर लिखाई पढ़ाई कर ले। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे एकेडमिक्स में जाना चाहिए। तो एकेडमिक्स में जाने के लिए पीएचडी होना कंपलसरी तो नहीं लेकिन जरूरी होता है। तो फिर मैंने अच्छा। पीएचडी की और शेयर मार्केट विषय तो कॉमर्स का विषय था। तो पीएचडी की उसी दौरान एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया। फिर मैं आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में जहाँ पिछले 27 सालों से मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। अभी साथ में आर्थिक पत्रकारिता भी चल रही है, आर्थिक विषयों पर लेखन भी चल रहा है, तो वो सब काम साथ साथ चल रहा तो सर, पीएचडी करने के बाद कॉमर्स के जॉब्स, मतलब जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जॉब है या वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स है, वो क्यों नहीं, टीचिंग क्यों? है। हाँ, बिल्कुल, आपका बड़ा सही सवाल है। देखिए, बल्कि आप तो मुझसे ये पूछ सकती हैं कि मीडिया की जॉब भी कर सकता था जहाँ पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। टीचिंग टीचिंग सबसे अच्छा काम। टीचिंग में क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचिंग में कि आपको थोड़ा सा भाग दौड़ उस तरह से नहीं होती कि भाग रहे हैं सुबह से रात तक, है ना। और टेंशन प्रेशर्स एकेडमिक हैं कि भाई एक प्रेजेंटेशन करना है, पेपर देना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो इश्यू ये था कि मेरे पास चॉइस थी, थोड़े ज्यादा पैसे बना लूं स्टॉक मार्केट के जॉब में जाके और पैसे बना लूं और नेम और फेम कमा लूं मीडिया में जाके, लेकिन वहां थोड़ा सा एक शांति का अभाव था। तो फिर मैंने जी। सोचा कि पैसे भले थोड़े कम बनाओ लेकिन जिंदगी में शांत। तो आप देखेंगे एक चीज, आप एग्री करेंगे, मोस्ट जर्नलिस्ट वो किताबें मंगा के खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं, लेकिन पढ़ने का वक्त कभी नहीं मिलता उनको, है ना। जी तो बिल्कुल। मैंने यही समझा कि भाई मरने के बाद वो किताबें अनपढ़ी रह जाएं, इससे खराब कोई चीज नहीं हो सकती। इसके लिए वक्त चाहिए होता है। तो वक्त कहाँ से जी। निकलेगा? वक्त निकलता है अगर आप स्किल्ड हो तो 2 घंटे बेच के पैसे भी कमा सकते हो और 2 घंटे बेच के आप 2 घंटे किताब भी पढ़ सकते हो। तो मैंने सोचा यार किताबें पढ़ी जाए, अखबार पढ़ा जाए। तो इससे जुड़ा हुआ धंधा यही था कि हम लोग फिर उस धंधे में जुड़े जो लिखने पढ़ने वाले हैं। तो पहला वो टीचिंग है और दूसरा जर्नलिज्म है। तो पैसे कम है एकेडमिक्स में, लेकिन मन की शांति है और उस तरह का बहुत हवा और बॉसिज्म नहीं है। आप अपना बढ़िया काम कीजिए, उस तरह से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो सर, जिस टाइम पे आपने कॉमर्स डिसाइड किया करने का, उस टाइम मेरे ख्याल से पेरेंट्स का प्रेशर जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग पे ज्यादा रहता था। जी, मुझे तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ईमानदारी से मुझे बताने दीजिए, 1980 में मेरा क्लास 10th था। अब तो शायद आप बोर्न में नहीं हुई होंगी, या हो गई होंगी तो बहुत छोटी रही होंगी। जी। उस वक्त जो बेस्ट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स होते थे वो जाते थे साइंस में, है ना। जी। और जो बीच के बच्चे होते थे मंझोली हैसियत के वो जाते थे कॉमर्स में। और सबसे घटिया जिन्हें कश ना मिले वो जाते थे ह्यूमैनिटीज में। ये एक ट्रेंड था, है ना। बल्कि उस जी। वक्त ये भी पूछते थे कि अरे आपके तो इतने अच्छे मार्क्स है, फिर आपने कॉमर्स क्यों ले लिया, या आपके तो इतने अच्छे मार्क्स है, आप क्यों चले गए ह्यूमैनिटीज में। लेकिन वेरी अर्ली ऑन मुझे क्लास 10 तक एक चीज समझ में आ गई थी कि दुनिया, नेहा जी, घूम रही है पैसे के आसपास। तो मैंने बिल्कुल। कहा कि एक बार आप वो ज्ञान, वो विज्ञान समझ लें जो पैसे का है। कॉमर्स हम्म। आपको अकाउंटिंग सिखाता है, कॉमर्स आपको स्टॉक मार्केट सिखाता है, म्यूचुअल फंड सिखाता है। तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि आप इकोनॉमी, कॉमर्स पढ़ के थोड़ा सा अपना
कम सैलरी में भी दाल रोटी का इंतजाम कर लें, थोड़ा सेविंग्स कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें, तो जिंदगी थोड़ी सी मजे से कट जाती है। मेरा मानना है कि पैसा आपको सुख तो नहीं देता, मगर पैसा आपका दुख जरूर कम कर देता है। तो जी मतलब दुख इस समझ ना कम कर देता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और मुझे पता लगा कि साहब 5 लाख रुपए ऑपरेशन के चाहिए, तो मेरे पास 5 लाख होने चाहिए, 5 लाख जी होने चाहिए मेरे पास। तो एक डिसेंट सी लाइफ के लिए मुझे लगा 10th के बाद की कॉमर्स पढ़ लें। तो कॉमर्स पढ़ी तो फिर उसमें आगे समझ में आया कि इकोनॉमिक जर्नलिज्म में भी अच्छे खासे चांसेस है, तो मैंने शुरुआत इकोनॉमिक जर्नलिज्म के तौर पे की। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, 1980 के आसपास कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों को थोड़ा सा एक हे निगाह से और कुछ घटिया टाइप के स्टूडेंट माना जाता था। मैं आपसे एग्री जी। करता हूँ। तो सर ये ट्रेंड कितना चेंज हुआ है अब? अब ये पूरा चेंज हो गया। अब पूरा चेंज हो गया। जो बात के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों में मल्टी नेशनल्स में MBA CA कमा रहे हैं, अ, वो पैसा अब लोगों को समझ में आ गया कि यार डॉक्टर्स इंजीनियर्स कमा रहे हैं, ये लोग बहुत कमाते हैं। तो अर्ली 90s में मैंने देखा कि इकोनॉमी जब लिबरलाइज हुई, जी बड़ी बड़ी कंपनियों ने मैसिव हायरिंग की, विदेशी कंपनियां भारत में आई, तब लोगों को समझ में आया कि खाली डॉक्टरी और ये इंजीनियरिंग सब कुछ नहीं है, अभी कॉमर्स का बड़ा अच्छा स्कोप बना है। और बाद के सालों में जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, उन्होंने जिस तरह के इंजीनियर्स निकाले और उस तरह के इंजीनियर्स की जो अनएम्प्लॉयबिलिटी वाला सीन देखने को मिलता है, तो इंजीनियरिंग से तो लोगों का भरोसा पूरा उठ गया। अभी तो मेडिकल है या फिर कॉमर्स है। तो अर्ली 90s जब इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही थी, उससे कॉमर्स और मैनेजमेंट में एक अलग तरह का बूम आया। और उससे आप कह सकते हैं वो एक बहुत बेसिक चेंज था। और अब तो आप देखेंगे साइंस में DU में, इवन BSc में कोई आपको मैक्सिमम बच्चे के या तो इंजीनियरिंग जाना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो एक सेकंड या थर्ड ऑप्शन के तौर पर BSc करते हैं, वो भी 1-2 साल में छोड़ के निकल जाते हैं। तो साइंस के कोर्सेज ग्रेजुएशन लेवल पे ऑलमोस्ट बहुत डिजायरेबल फॉर्म में नहीं। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स के प्रोग्राम्स में, उनका लेवल ऑफ क्लैरिटी, उनके पेरेंट्स का उन पे किस तरह का प्रेशर अब रहता है सर? देखिए 12th का बच्चा जो DU में है, वो दरअसल सिर्फ BCom नहीं कर रहा होता है। वो हम्म म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, ये कोर्स साथ में कर रहा होता है। ये सारे ऑप्शंस क्लास 12th के बाद खुल जाते हैं। तो बच्चा अच्छा BCom के बाद जब निकलता है, तो एक एवरेज बच्चा BCom के साथ कुछ और सर्टिफिकेट लेके निकलता है। तो अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी है सिंपल BCom की भी। तो अभी ओके पेरेंट्स ये कहते हैं कि पेरेंट्स थोड़े ओपन भी हो गए हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं कि भैया तेरा जो मना है वो कर ले, बस ये देख के दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए। और अभी बच्चों को ह्यूमैनिटीज में जाना भी अलाउ करते हैं बच्चा पेरेंट्स। पहले वो था कॉमर्स ही करना है, ये करना है, लेकिन अब बच्चे और कॉमर्स में फिर बहुत ऑप्शंस खुल गए अब। दरअसल इवन CA और CS के अलावा भी, CS मतलब जी कंपनी सेक्रेटरी, जैसे हाँ कि आप कॉमर्स के बच्चे अब हमारे जा रहे हैं बहुत सारे बिजनेस, दे आर बिकमिंग जर्नलिस्ट। अभी आप देखेंगे तो अच्छा चार तो इंग्लिश बिजनेस चैनल्स और 3 हिंदी बिजनेस चैनल्स हैं। तो जी यहाँ बच्चे कॉमर्स के हायर किए जाते हैं। तो अच्छा पत्रकार भी अब हमारा BCom का बच्चा बन रहा है। तो ये ओके एक डेवलपमेंट है 90s के बाद। तो भी तो ओके और स्थिति ये है कि अच्छा जो BCom का बच्चा है आज की तारीख में, जो प्राइवेट कोचिंग है उसमें इतने पैसे मिलते हैं कि साहब वो आप एक विषय को स्पेशलाइज कर दें, अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग 12th की आप पढ़ाने लग जाएं तो इतने पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं कि साहब वो बच्चा सुबह से शाम तक ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है। तो जी अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये विषय ऐसे हैं जिसको लोग बहुत पैसे देके पढ़ते हैं। तो बहुत स्कोप खुल गया कॉमर्स के बच्चे के लिए आज की तारीख ओके। तो सर मतलब आप इतने साल से टीचिंग में है, आपने बहुत सारे बैचेस पास आउट करते हुए देखे होंगे। बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन रहता है इवन आफ्टर ग्रेजुएशन। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ साल जॉब करके फिर अपना मास्टर्स चूज करना चाहिए या तुरंत ही कर लेना चाहिए मास्टर्स? में। देखिए मेरा अपना सजेशन ऐसा है कि अगर मौका मिले तो ग्रेजुएशन के ठीक बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए। खास तौर पे अपनी गर्ल स्टूडेंट्स को मैं पक्का एडवाइस करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसके सोशल रीजन है। मैं कहता हूँ देखो बच्चे, तुम 3 साल BCom कर रहे हो, अभी तुम शादी तुम
मानी नहीं, माँ के घर में हूँ, 2 साल तुम और कर लो तो माँ के घर से ही करके जाओगे। अभी तुमने शादी की, 3 साल बाद तुम ससुराल चली गई, फिर डिसीजन तो सिर्फ तुम्हारे नहीं होंगे, फिर तुम्हारी फैमिली के, इन लॉज के, हस्बैंड के, 3 साल में तुम्हारा किड हो गया। अभी फिर तुम सोचती हो कि 2 साल निकालोगी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, फिर वो एंट्रेंस टेस्ट, वो मतलब फिर एक बहुत मुश्किल होता है, लौट के आना बहुत बहुत मुश्किल हो बहुत, जाता बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लगे लगे साथ कर लें पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपका एडवांटेज हो जाता है। लौट के है। फिर आप आते हो तो फिर वो एग्जीक्यूटिव करो या करस्पॉन्डेंस करो या ऑनलाइन करो, उसकी हम्म। वैल्यू उतनी नहीं होती कि बच्चा 2 साल जी। कॉलेज जाके ऑन कैंपस ऑफलाइन पढ़ता है ना, उसकी वैल्यू बहुत हम्म। ज्यादा होती है। तो मेरा तो बहुत स्ट्रांग मानना है कि अगर तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है तो जिस विषय को हम्म। आप परस्यू कर रहे हो मास्टर्स करके मार्केट में आओ, क्योंकि फिर बाद में ओके। मास्टर्स आप या तो उतना क्वालिटी वाला वाला नहीं होता, या फिर वो करना हम्म। पॉसिबल नहीं हो पाता है, गर्ल्स के लिए खासतौर पर पॉसिबल। ओके सर, इसके अलावा एज अ प्रोफेसर आप लोगों के इन डेली वर्क, रोजमर्रा का जो काम आप लोगों का होता है, उसमें ओवर द इयर्स क्या चेंजेस आए हैं? क्योंकि काफी सारे नए रूल्स भी आ गए हैं, आप लोगों के भी कई एग्जाम्स आ गए हैं जो क्लियर करना जरूरी है, तो वो किस तरह के चेंजेस रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि कॉलेज लेवल की या यूनिवर्सिटी लेवल की प्रोफेसरी आपको तब मिलती है जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम और पास करते हैं, नेट, नेशनल एजुकेशन ओके। टेस्ट, है ना, वो एक भारत सरकार की एजेंसी कंडक्ट करती है। तो उसमें जिस हम्म। विषय को आप पढ़ाएंगे उस विषय के बारे में आपका ज्ञान, प्लस जो आपकी टीचिंग के बारे में एप्टीट्यूड है, वो टेस्ट हम्म। होता है। तो अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो आप बिना नेट पास किए प्रोफेसर नहीं बन सकते, वो अच्छा। एग्जाम पास कर ले तो आप बन जाएंगे प्रोफेसर। बेसिकली कॉलेज की प्रोफेसरी के लेवल पे 3 तरह के काम होते हैं, एक तो क्लासरूम टीचिंग, और दूसरा बच्चे जी। के साथ 1-to-1 टीचिंग, और तीसरा हम्म। टीचिंग के अलावा और काम होते हैं कि कोई प्रोफेसर डिबेट एसोसिएशन का कन्वीनर है, कोई ड्रामा का कन्वीनर है, तो 25 एक्टिविटी कॉलेज में और भी चल रहे होते हैं। तो हमारा पूरा दिन बेसिकली 3 कामों में जाता है, क्लास ली, फिर 2 बच्चों के ग्रुप में, 3 बच्चों के ग्रुप में इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व की, हम्म। प्लस फिर हम जिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को डील कर रहे हैं, डिबेटिंग, ड्रामा, थिएटर, इकोनॉमिक्स सोसाइटी, उसको डील किया। तो इस तरह हम्म। से मतलब सिर्फ क्लासरूम टीचिंग के अलावा भी कॉलेज प्रोफेसर को बहुत सारे काम दे दिए जाते। ओके। एंड इसमें सैलरी वाइज ओवर द इयर्स कुछ चेंजेस आए हैं सैलरी या? वाइज बहुत, बिल्कुल, तो सैलरी वाइज बहुत चेंजेस आए हैं। और अभी जो डीयू में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो शुरू करता है, वो 1 लाख से हम्म। शुरू 1 लाख से शुरू करता है, 1 लाख रुपए शुरू करता है। ओके। और और अगर पीएचडी वगैरह है थोड़े से ज्यादा मिल जाते हैं। तो कॉलेज प्रोफेसर की सैलरी मतलब ये है कि अगर आपको बहुत अंबानी और अडानी वाली जीवन शैली की इच्छा नहीं है तो दाल रोटी चल जाती है, दाल रोटी चल जाती जी। जी। है। तो सर, एक एडवाइस अगर आपको देनी हो जो स्टूडेंट्स एज अ प्रोफेसर जो है करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए, मैं पहली बात तो एडवाइस ये दूंगा कि पहले अपने को सर्च करो कि तुम्हें इस काम में मजा आता है या नहीं आता है ना, क्योंकि क्या होता है कि हम्म। टीचिंग में सबको मजा भी नहीं आता, और टीचिंग वर्ड वर्ड ओवर अंडर पेड काम है बहुत। वर्ल्ड में मतलब कहीं भी टीचर को बहुत पैसे कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस नहीं मिलते। प्रोफेशंस नहीं मिलते। जैसे मान, अगर मैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हूँ, अगर मैं ज्वाइन करूँ किसी स्टॉक ब्रोकरेज को, तो मेरी सैलरी 4 गुना 5 गुना हो जाए, है ना। या मैं जी। अगर मीडिया में चला जाऊँ स्टॉक मार्केट चैनल में, तो मेरी सैलरी दुगनी तिगनी हो जाए। तो एक तो हमें हम्म। ये रखना है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली मान के चलें कि हम लोग बेस्ट ऑफ द पे स्ट्रक्चर पे नहीं रहेंगे। तो फिर सवाल है, हम्म। फिर क्यों काम करें हम ये। तो अगर आपका जी। पहला प्यार, पहला लव, पहला पैशन टीचिंग है, तो टीचिंग में आइए, वरना टीचिंग आपके लिए ओके। नहीं है। तो एक तो आप अगर इसे कर चुके हैं, फिर दूसरी बात, टीचिंग के 2 डायमेंशन है, नंबर 1 नॉलेज, और नंबर 2 कम्युनिकेशन। देखिए, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्ञान भरा है लोगों में, लेकिन वो एक्सप्लेन कई बार उस तरह से नहीं कर पाते, है ना। जी। दे कैन बी गुड स्कॉलर्स, लेकिन वो टीचर बढ़िया नहीं बन सकते। टीचर के लिए हम्म। एक तो नॉलेज आपके पास हो, दूसरी कम्युनिकेशन, यानी आपको जी। उस नॉलेज से खाली किताब नहीं लिखनी, उस नॉलेज से हम्म। आर्टिकल नहीं लिखना, आपको बच्चों को डील करना है, बच्चों के लेवल पे जाके बताना है। तो कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया
है। तो मैं कहता हूँ जैसे आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स को खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। कॉमर्स से जुड़े डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स को, मैनेजमेंट को, फाइनेंस को खूब पढ़ें। इनकी हर किताब को कम से कम देखें तो सही। प्लस जी, आप इसके अलावा लिटरेचर पढ़ें, साहित्य पढ़ें, कविता पढ़ें, उससे आपका कम्युनिकेशन बेहतर होता है। आप ओके। एग्जाम्पल के साथ बात कर सकते हैं। तो नॉलेज हम्म। और कम्युनिकेशन दोनों आपके पास है तो आपको बेहतरीन टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर इसमें आप एफर्ट्स तब पुट करेंगे जब आपको इससे प्यार होगा। तो प्यार आपके पास है, पैशन आपके पास है कि नहीं यार मुझे बच्चों के साथ डील कर मजा आता है, तो आपको टीचिंग में मजा आएगा। वरना 20-25 साल बाद बंदा फिर होता है कि यार मेरा साथ का एक फ्रेंड एमएनसी में, उसको 8 लाख का पैकेज है, तो भाई वो पहले सोचना चाहिए था, वो पहले सोचना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच आलोक जी हमारे साथ आज आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या जी, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे आलोक पुराणिक जी, जो पिछले 27 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कई जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ डील किया है, देखा है, चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम उन्होंने देखा है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए, पर ये मेरे ख्याल से बात लड़कों के लिए भी जो है लागू होती है, कि अगर आपने अपना बैचलर्स फिनिश किया है तो जो भी स्पेशलाइजेशन आप सोच रहे हैं वो कंप्लीट करके ही जॉब शुरू करिए। उसके एडवांटेजेस हैं, क्योंकि एक बार जब आप जॉब करना शुरू कर देते हैं तो वो पढ़ाई में मन लगाना, वो कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको एक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि जॉब तो है, सैलरी तो आ रही है, इसको छोड़ के वापस पढ़ाई में क्यों जाऊं। वो क्यों उस वक्त तो नहीं समझ में आता, पर 5-6 साल बाद, 10 साल बाद जब आपका प्रमोशन रुकने लगता है तब आपको वो कमी खलती है, वो गलती महसूस होती है। इसलिए अगर आप अपने ग्रेजुएशन के बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने की सोच रहे हैं तो इसको फिर से सोचिए। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी करियर एज अ टीचर, बी इट स्कूल या कॉलेज के प्रोफेसर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन अपने ऑडियंस के लेवल पे जाके कम्युनिकेट करना आना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम उनके जवाब देंगे। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।